अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। नाज़रीन, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सजा का स्टेटस तब्दील हो गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि उनको अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए और उनके स्टेटस के हवाले से उन्हें बेहतर क्लास भी फराहम की जाए। इसके अलावा निगरान वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के बगैर भी मुनसिफाना इंतखाबात करवाए जा सकते हैं, जिसके बाद एक नई बहस छिड़ गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो लोग हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि इस पर वजाहत पेश की जाए वज़ीर आज़म साहब की तरफ से। खैर, इंतखाबात की भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में और उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों की मौजूदा नशस्तें बरकरार रहेंगी और आम इंतखाबात मौजूदा वोटर लिस्टों के तहत ही करवाए जाएंगे। इंतखाबात की जहां बात है तो वहां नवाज शरीफ की वापसी का जिक्र भी आ रहा है। 21 अक्टूबर को कहा जा रहा है कि वो वापस अपने मुल्क लौटेंगे, जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने नून लीग के जो रहनुमा हैं उनको ये ताकीद की है कि आप लोग लंदन की तरफ मत बढ़ें, आप यहीं पर रहें और अपने कायद की आमद से पहले उनकी भरपूर इस्तकबाल की तैयारियां करें। तो पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब मौजूद हैं, पीजे मीर सर और जावेद इकबाल साहब। गुफ्तगू का आगाज़ मैं करूंगी पीजे सर आपसे। आप ये बताएं कि जो इमरान खान साहब हैं उनकी सज़ा का स्टेटस तब्दील हुआ है, जो लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन अभी वो अंडर ट्रायल हैं साइफर केस में। तो आपको क्या लगता है अब क्या होने जा रहा है? देखिए, उनका स्टेटस चेंज नहीं हुआ, उनका वेन्यू चेंज की बात हो रही है कि फ्रॉम अटक अडियाला जस्टिस ने पहले कह दिया कि भाई उनको लेके आओ, लेकिन उनके केसेस इतने हैं कि एक केस से निकलेंगे, दूसरे से उनकी इंटेरोगेशन शुरू हो जाएगी, तीसरे से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी, जिस तरह हम चौधरी परवेज़ इलाही की देख रहे हैं। तो ये जो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशंस हैं, तो ये वेदर अडियाला हो, वहाँ उन्होंने बिल्कुल कहा है कि हमें आप बेटर फैसिलिटी दें। फिर जज ने यह भी कहा है कि उनको एक्सरसाइज मशीन दें क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन है। तो अच्छी बात है, चलें, आई विश ये सबको भी, बाकियों को भी मिले कि एक्सरसाइज उनको कोई जिम भी खोल दें अंदर कोई। बट द क्वेश्चन इज़ कि ये कब तक इस तरह ये चलेगा, कब तक चलेगा? अगर तो इमरान गिल्टी हैं किसी चीज़ के, जल्दी से फैसला करें एंड गेट ऑन विद इट, क्योंकि हमने पूरे मुल्क को एक तराजू पे लटकाया हुआ है कि जस्टिस मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब वज़ीर आज़म हमारे बाहर गए, उन्होंने APP को एक इंटरव्यू दिया जी कि बिल्कुल इमरान खान के बगैर बिल्कुल इलेक्शन हो सकते हैं। यार, हाउ कैन यू गिव सच अ स्टेटमेंट? जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ही इज़ अ पार्टी हेड, जो अभी एक पार्टी जो गवर्नमेंट में थी, रॉन्ग और राइट इज़ नॉट द थिंग, वो गवर्नमेंट में थे, आप उनको किस तरह साइडलाइन करके दूसरों को लेके आएंगे? आई एम श्योर बाकी जो मैं कहूँगा कि PMLN और PPP ये भी नहीं चाहेंगे कि इमरान खान को अब साइडलाइन करें, बिकॉज अगर तो हमें डेमोक्रेसी चाहिए तो फिर सही डेमोक्रेसी चाहिए। वो है ना, अगर आप एक को सिंगल आउट करोगे, कल कोई ना कोई यू टर्न कहीं ना कहीं होता है, तो ये इनके साथ भी यही हो जाएगा। तो हम क्यों ऐसा होने दें? हमने तो सबको एक, जिस तरह बिलावल की बात है, सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दें और इलेक्शंस करवाए बिल्कुल मुनसफाना और ईमानदारी के साथ। फिर उन्होंने एक और जो चीज़ ला दी है, मेरा नहीं ख्याल उनको कहना चाहिए था कि जी फ़ौज मुदाखलत नहीं करेगी, फ़ौज का तो काम ही नहीं है। वो हमको सबको होता है कि इलेक्शन कमीशन का काम है, तो आप फ़ौज को क्यों उसको लेके आ रहे हैं? जब व्हेन द आर्मी इज़ टोटली आउट ऑफ इट, डोंट ब्रिंग द आर्मी इन, क्योंकि अगले को परसेप्शन होगा, हाँ जी इसका मतलब पहले फ़ौज भी कुछ कर रही थी, या ये करना चाहती है या करेगी। तो ये जो हम, क्योंकि हम मशहूर हैं पाकिस्तान में अफवाह के, रूमर्स के, क्योंकि मुख्तलिफ रूमर्स हैं वो, बल्कि अभी हम नहीं जी, वो बड़ी अच्छी चौधरी साहब ने एक बात बताई थी अभी, हालांकि उसका जिक्र नहीं है, कि प्रेसिडेंट अलवी जाके कहीं 3 घंटे उसको मिले इमरान खान। आई मीन व्हाट अ जोक, आई मीन क्यों चौधरी साहब, जोक ही है, जोक ये जोक क्यों हम कर देते हैं कि कोई इधर चला गया, वो हेडलाइन लेने के लिए हर किस्म के राइटिंग हो रही हैं, तो वो सोशल मीडिया पे बातचीत चल रही। दिस इज़ नॉट अ बनाना स्टेट। गलतियां हैं, फॉल्ट लाइन्स हैं, गलतियां आगे भी होंगी, बट अपने स्टेट को इतना अंडरमाइन ना करो थ्रू द सोशल मीडिया कि हम लोगों को परसेप्शन दे दें कि हम तो बिल्कुल वो बैठे हुए, यू नो क्या कहते हैं उसको, पता नहीं कौन से बाज़ार में लाल कुर्ती के बैठे हुए हम, तो और इस तरह मुल्क चल रहा है। बहरहाल इमरान खान, आई थिंक ये अब जब केस आगे जाएगा अडियाला के अंदर, तो स्टेटस वहाँ मुनीज़ पता चलेगा कि इसका अल्लाह अमल क्या है। इनको बेल तो मिल गई है,
तोशाखाना के अंदर, फिर इनको दूसरे में इम्प्लिकेट कर दिया, अब वो दूसरे से निकलेंगे फिर तीसरे में इम्प्लिकेट हो जाएंगे। तो ये एक सीरियल है, आई थिंक ये पता नहीं कितने पार्ट का है। नवीन चौधरी साहब, आपकी तरफ मैं बात लाती हूँ। आप मुझे ये बताएं कि ये जो मामला है जिसमें कि एस्टैब्लिशमेंट को लाया जा रहा है और निगरान वज़ीर आज़म साहब की तरफ से फिर एक ये बयान आया है, लेकिन उनकी तरफ से इस तरह के बयानात वक्फे से आ रहे हैं। पहले उन्होंने वो जो टेररिस्ट अटैक हुआ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया और अभी एक और उन्होंने हालिया इसराइल के हवाले से स्टेटमेंट दिया और फिर ये एस्टैब्लिशमेंट को इस मामले के बीच में लाना, आप इन स्टेटमेंट्स को किस तरह देख रहे हैं? देखें, उनका एक मौक़िफ़ है, वो बयान कर देते हैं, लेकिन ये जो बयान ताज़ा तरीन है जिसमें उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के बगैर भी इंतखाबात मुनसिफाना हो जाएंगे, इसको सियाको सवाक से हटकर नहीं देखा जा सकता। वो ये कह रहे हैं कि अगर कन्वेंशन हो जाती है, क्योंकि मुकदमात मौजूद हैं, मुकदमात करप्शन के भी हैं, मुकदमात टेररिज्म के भी हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी हैं, आर्मी एक्ट के तहत भी हैं, तो अगर उसमें सजा हो जाती है तो ये तो अंडरस्टूड है, दुनिया भर का असूल है कि याफ्ता शख्स जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और इस वक्त भी जहाँ उन्हें तोशाखाना केस से हवाले से एक रिलीफ मिला और बाद में उनकी गिरफ्तारी होगी, तो उसमें उनकी नाहली तो बरकरार है। तो बुनियादी तौर पर निगरान वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है कि अगर ये सज़ा बरकरार रहती है और इलेक्शन हो जाते हैं तो वो मुनसिफाना ही होंगे। वो ये बात कर रहे हैं। इससे पहले 2018 में हमने क्या देखा था कि पूरी स्टेट, हमारे जज, हमारे जर्नैल, हमारा मीडिया, बैरूनी ममालिक बहुत सारे, वो मिल के एक फ़र्द को उसके ख़ानदान समेत नेस्तो नबूद करने के दरपे थे। इलेक्शन से बाहर किया गया, जाली केस बनाया गया, कहाँ से पनामा अकामा निकाल के लाए। उससे पहले ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, बेनज़ीर साहबा पाकिस्तान तशरीफ़ लाई तो बम ब्लास्ट में उनको शहीद कर दिया गया, उनके बगैर भी इलेक्शन हुए। तो ये चीज़ें होती आ रही हैं। तो निगरान वज़ीर आज़म का जो बयान है, आप उसको इस तनाज़ुर में देखें। उन्होंने ये कहा है कि अगर सज़ा हो जाती है या सज़ा बरकरार रहती है तो इलेक्शन तो होंगे ना। हर बंदे ने अपने किए का जवाब देना है। अगर आप आसफ जरदारी साहब के खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सके, वो सदर पाकिस्तान बाद में बन गए, तो ये आपने करना था ना रियासत ने। या नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कुछ साबित नहीं होता, वो चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो जिन्होंने साबित करना उन्होंने करना था ना। अब अगर मौजूदा जो बहरान है पीटीआई पे जो आया हुआ है, चेयरमैन उनके अंदर है और मुकदमा चल रहे हैं, अगर उससे क्लियर हो जाते हैं तो इलेक्शन लड़े भाई। वो तो मैंने तो मौलाना फजल रहमान की बात सुनी थी, वो तो कर रहे थे हम तो चाहते हैं कि सारे मैदान में हो, रिजल्ट जो भी आएगा फिर बाद में देखी जाएगी। नजरियात तो तब्दील नहीं करने अपने। तो नॉर्मल काकड़ ने बुनियादी तौर पर बात ये की है। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि अब ये ट्रेंड बन गया मीडिया के अंदर भी, हमारा भी मिर्च मसाला प्रोग्रामों का तभी है जब उसको एक और रंग दे के बहस करना शुरू कर दें। वो ये बात बार बार कह रहे हैं कि 9 मई के मुजरमों को नहीं छोड़ेंगे, मैं इसकी तरदीद नहीं कर रहा, लेकिन वो बात सिर्फ आप निगरान वज़ीर आज़म तक महदूद नहीं कर सकते। वो बात तो DGIS पर भी कह रहे हैं, वो तो आर्मी चीफ भी कह रहे हैं, वो तो एक्स प्राइम मिनिस्टर जो थे शहबाज शरीफ साहब वो भी कह रहे थे, वो तो JUI के लोग भी कहते हैं, वो तो सारे लोग कहते हैं, इंडिपेंडेंट मीडिया भी कहता है। बंदयाल ने रुकावट डाली हुई थी ना, अब वो रुकावट दूर हो गई है। तो ये बयान इस तनाज़ुर में एक्चुअली, और अभी ये कह देना कि वो उन्होंने को फौरी तौर पर कह दिया है, ये पॉलिटिसाइज ज़्यादा होगी। सर, जो स्टेटमेंट उनकी तरफ से दी गई है वो ये थी कि जो मुल्क को नुकसान 70-75 सालों में नहीं पहुंचा वो सियासी लिबादा उड़े एक शख्स ने पहुंचा दिया। और ये स्टेटमेंट इससे पहले किसी और पार्टी या उसके सरबराह को नहीं दी गई। तो जावेद साहब, आपको क्या लगता है, क्या -1 होता देख रहे हैं आप? देखो मुनीर से, इस वक्त क्वेश्चन भी यही है। इस वक्त बुनियादी तौर पर सियासी जमातों में सियासी लीडरशिप को माइनस हमेशा अवाम करती हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है पिछले जो कई सालों से उसमें माइनस कोई और करता है, और इसी वजह से ना आपकी जमहूरियत आगे जा सकी, ना आपका आइन लूला लंगड़ा चलता रहा, और इसी वजह से आपका निज़ाम भी दरम बरम हो गया। और यही एक वजह है कि आज मीशत के आप उस दहाने पे हो जहाँ आपको मुस्तकबिल कहीं नज़र नहीं आ रहा, और आपके निज़ाम इतने बोसीदा हो गए हैं कि अब आवाम को इस निज़ाम पे ट्रस्ट ही ख़त्म हो गया। आप मतलब आज से नहीं, 1947 से -1 करना शुरू किए, और आज आप 2017-18 में मियां नवाज शरीफ को किया, और अब आप इमरान खान को करना चाह रहे हैं। बुनियादी तौर पे हमें इस रवैये को बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये जमहूरियत से ही मुल्क आगे चल सकता है। स्टेबिलिटी तब ही आएगी जब जमहूरी निज़ाम चलेगा, जब किसी को अवाम को यह हक़ दिया जाएगा कि आप माइनस करें। तो जब आप अवाम से ये हक़ ले लेंगे और ये हक़ आप अपने पास रख लेंगे,
तो फिर ये जो कहानी या जिस सिचुएशन में हम आगे नहीं जा सकते। सर फिलहाल तो बॉल अदालत के कोर्ट में है। देखो अदालतें भी पाकिस्तान की माशाल्लाह जिस तरह की हैं, आप ना देखें ना, जुडिशल कू कब हुआ था, ये रिसेंटली 2017-18 में हुआ था ना। तो छोड़ दें आपका अदालती निज़ाम, हमेशा आपकी जमहूरियत, आपका आइन, आपका निज़ाम, अदालती निज़ाम, आपका इंसाफ का निज़ाम हमेशा ताकतवर के ताबे रहा है। ये एक हकीकत है। इस हकीकत को हमें समझ लेना चाहिए कि इसी लूले लंगड़े निज़ाम, इसी लूली लंगड़ी जमहूरियत के साथ ही हमने आगे चलना है, इसी में हमने एडजस्ट करना है, इसी में अपने आप को हमने रीफिक्स करके कैसे निकलना है, यही हमारे पास ऑप्शन है। चाहे आप अब देखो ना, ये कौन सी जमहूरियत होती है कि जहां एक बंदा कन्विक्ट हो गया हो, चाहे गलत है कन्विक्शन हुई है, लेकिन आप उसी का भाई प्राइम मिनिस्टर बनता है, उसी की गारंटी पे बंदा जाता है, और फिर आज बयानिए देख लो कैसे आ रहे हैं। इसी तरह पीटीआई चेयरमैन हैं, अभी अंदर हैं, उन्होंने मतलब किस लेवल का मत्था लगाया था, ऐसा मत्था कि मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम में इस्टेब्लिशमेंट को इतनी टक्कर किसी ने नहीं दी। सही। तो अब ये छोटी मोटी टक्करें और बड़ी टक्करों के बाद नतीजा एक ही निकलना है कि भाई तरीके से रहो, डिसिप्लिन से रहो, सारे मिलजुल के रहो। मिलजुल के रहोगे तो मुल्क का निज़ाम चलेगा, और अगर मिलजुल के नहीं चलोगे तो फिर जिन्होंने टक्कर मारनी है ना वो टक्कर मारेंगे। ठीक है सर, तो वज़ीर एक आज़म दूसरे साहब के आला ये कह रहे हैं कि ये मामला अदालत का है और अदालती फैसले पर कोई भी असरअंदाज नहीं होगा। जहाँ तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बात है तो उन्होंने तो वज़ीर आज़म साहब से वजाहत तलब कर ली है, और जो साइफर केस है उसके इन कैमरा होने से मुतल्लिक फैसला महफूज हो चुका है। अभी चलते हैं एक ब्रेक पर, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे इंतखाबात किस फार्मूला के तहत होने जा रहे हैं। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों की मौजूदा नशस्तें बरकरार रहेंगी, जबकि मुल्क में आम इंतखाबात मौजूदा वोटर लिस्टों पर ही होंगे। तो सवाल मेरा पीजे सर आपसे ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर इंतखाबात की तरफ नहीं जाना था तो फिर अब डिले पहले क्यों किया गया, और अब ये जो बात सामने आ रही है इसमें क्या फ़र्क है? यही तो मेरी बोन ऑफ कंटेंशन हर शो में मैं कहता रहा हूँ कि ये किसका वेट कर रहे थे, हवा का, कि हवा राइट पे जाएगी तो हम ये करेंगे, लेफ़्ट पे जाएगी तो ये करेंगे। देखो ना, अब वही बात आ गई। देखो आप जो गलत चीज़ है उसको आप नहीं ठीक कर सकते हो। आपने कॉन्स्टिट्यूंसीज को बढ़ाई कोई नहीं है, आपने सिर्फ वोटर्स को बढ़ाया है, तो ये तो आप पहले भी कर सकते थे। तो ये आपने क्यों नहीं किया? व्हाट वाज द रीज़न? ये ताख़ीर क्यों हुई, डिले क्यों हुई, किसके कहने पे हुई, किसकी वजह से हुई? तो वो जो शोर कर रहा था जो अभी अंदर है अटक के अंदर, तो वो ठीक कर रहा था ना, तो और बाकी भी ठीक कर रहे थे। बाकी पहले तो आप कह लो कि एग्री नहीं कर रहे थे, लेकिन देन आफ्टर दैट सारे एग्री हो गए। पहले एक मीटिंग के अंदर कंसेंसस बना, फिर उसके बाद रिकंसेंसस हुआ। सो द क्वेश्चन है राइजेस, हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे बड़ी उम्मीदें रखी हुई थीं और आइंदा इलेक्शंस के लिए भी रखेंगे, क्योंकि ये वक्त आ गया अपनी रेक्टिफिकेशन का। ये वक्त आ गया है कि आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी रिव्यू करें, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में कल मैं 2 जजेस के साथ बैठ के बात कर रहा था और 2 प्रोमिनेंट लॉयर्स। मैंने एक आराम से सवाल किया, मैं कि जी आप मुझे बताएं, आपके इतने एक्सपीरियंसेस हैं, मुझे ये बताएं कि आज तमाम डिस्कशन पाकिस्तान के अंदर ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, एक इंटरप्रिटेशन है, दूसरे की दूसरी है, तीसरे की तीसरी है, और हर एक को हमने एक खिचड़ी बना के रख दिया है। क्या हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते? हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इसको हम कहते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। काम हम करते हैं पीएसयूएस पे और एसआरओस पे और उसके ऊपर हम सारा काम करते हैं। तो आप इसको फ्लेक्सिबल कर दो, आप यू हैव टू मूव ऑन। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ये आपके पैरामीटर सेट करता है अपने मुल्क के अंदर, हर मुल्क के अंदर। बरतानिया का फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, वो देखते हैं जिस तरह की टेररिज्म बढ़ती है, ऑल ऑफ अ सडन नए लॉज लेके आ जाते हैं। हमारे पुराने वही ड्रैकोनियन लॉज, जिस तरह सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ कह रही हैं, ये नैब की जो बात हुई थी कि इनके कैसे ड्रैकोनियन लॉज हैं, आई टोटली एग्री। आप देखो ना, चौधरी साहब कितने दिन थे आप इनको बंद कर रखते थे? 3 महीने, 3-4 महीने, 90 डेज, 3 महीने हो गए। तो 3 महीने आप बंद करके अभी 14 दिन हो गए, ठीक है। बेटा आपने ये नैब जो है, फॉर एग्जांपल हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, ये नैब जो है इसने आपको मारना नहीं है, इसने आपसे पैसे वसूल करने, दैट्स ऑल इट इज। दूसरे क्रिमिनल केसेस हैं जो सीरियस नेचर के हैं, वो उधर जाएंगे। ये हाई प्रोफाइल का है। अब क्वेश्चन उठता है कि
जावेद इकबाल की एक अपनी है, मेरी अपनी है, चौधरी साहब की अपनी है, और उसके अंदर हम इस किताब को भूल जाते हैं। इस किताब को जब आप भूलोगे तो आप अपना मजाक उड़ाओगे, और मजाक कैसे उड़ेगा? आपके जो फर्म्स हैं इंटरनेशनल, उड़ाओगे क्या? उड़ रहा है। और आप क्या करोगे? आपके इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में नहीं आएंगे। वो कहेंगे कि जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की उसको ऑनर नहीं करते, तो हमारा क्या स्टैंडिंग होगा? हम तो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान में लाना चाहते हैं। हम यहाँ से बैठ के भाई FDI लेके आओ, हम कहते हैं इंडस्ट्री को उठाओ, हम कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री को उठाओ। आपने कुछ भी नहीं किया, आपने तो बल्कि SMEs को कॉटन इंडस्ट्री का बेड़ा कर दिया। विद द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट टू चाइना, आप सब चीज़ चाइना से मंगाते हैं और उनको कहो कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। भाई हमारे पास मैन पावर है, लेबर है, हर चीज़ है, हम क्यों नहीं करते? तो ये सारे जो है ना, ये मसले मसाइल जो आपने सवाल किया है, ये एक वो कहते हैं ना कोलैटरल बन जाता है, जिसके अंदर हमें रिव्यू करने का एक वक्त आ गया है, और ये रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी भी कह रहा हूँ ये इलेक्शंस को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। नवीद भाई साहब, तवक्को तो इसी फैसला की जा रही थी। नहीं, ये तो एलानिया मौक़िफ़ था। इसी में कहा गया था, ये आज़म तारड़ साहब जो पिछली हुकूमत में वज़ीर कानून थे, उन्होंने बता दिया था कि नशिस्तें जो हैं वो बरकरार रहेंगी, वफाक और सूबों की जितनी जितनी हैं, हल्का बंदियाँ अलबत्ता होंगी, क्योंकि ज़ाहिर है वोटर लिस्टों में इजाफा हुआ है, नए वोटर्स आ गए हैं, तो ये बात तो पहले तय पा गई थी। लेकिन इसमें भी वक्त लगता है, ये इतना आसान नहीं होता कि वो कोई ऑटो सिस्टम में आपने क्लिक कर दिया और उसके बाद सामने आ गया। तो अभी और वो पूरा उन्होंने शेड्यूल दे दिया, कब तक लिस्टें हम जो है जी 30 वो भी जारी हो जाएंगे, इतराज़ात भी ख़त्म हो जाएंगे, हल्का बंदियाँ, उसके बाद इलेक्शन का शेड्यूल आ जाएगा। तो इसमें तो कोई ऐसी कबाहत नहीं है। बुनियादी मामला ये था कि जब ये सब कुछ जिस वक्त हो रहा था, उसके पेश नज़र दो चीज़ें थी ना। एक तो ये था कि IMF से जो मुआहदा पिछली हुकूमत नहीं कर पा रही थी, जिसे कहते हैं ना नाक की लकीरें निकालना, वो उनकी निकल गई थी। फिर वो मरमरा के मुआहदा हुआ, उसमें ये तय पाया कि जिसके बाद जब इंटरनल सेटअप आएगा और वो सर्टन शराइ जो हमारी हैं पूरी करेगा, जिससे मेरी, आपकी, आवाम की, सबकी चीखें निकल गई हैं और निकलती जा रही हैं, लेकिन तो अल्लाह ताला की ज़ात से कि अब ज़ाहिर दी एंड है, अब बेहतरी की तरफ मामला जाएंगे ऐसा ऐसा। तो उन्होंने कहा कि वो शराइत पूरी हो जाएंगी, फिर दूसरी किस्त आएगी और उसके बाद फिर ज़ाहिर इलेक्शन, फिर तीसरी किस्त अगली जो इलेक्टेड हुकूमत है उसको मिलेगी। तो ये एक माली मामला भी था। चाइना ने भी ये कहा था कि 26 अरब डॉलर हमने लगा दिए, और ये मैं PJ साहब की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगे हैं, पोर्ट भी तैयार हो गया, उसकी डेट वो आगे लेंगे हैं। उसका मकसद ये है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तो उस वक्त चीन के सदर या वज़ीर-ए-आज़म आएंगे, इफ्ताह करेंगे। इस तरह मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो भी इस हवाले से कह चुके हैं, सऊदी क्राउन प्रिंस। तो ये सारा मामला इस तरह से आगे जा रहा है। अब जैसे ही ये अमल मुकम्मल हो जाएगा, जब वोटर लिस्टें मुकम्मल तौर पर अपडेट हो जाएंगी और उसके बाद वो शाया हो जाएंगी, शाया करने से मुराद है कि कंप्लीट हो जाती हैं, तो फिर उसे कहते हैं हम शाया कर देंगी। ठीक है, उसके बाद इलेक्शन का शेड्यूल आ जाएगा और हम इलेक्शन की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। जावेद साहब, आप इस पर क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में तो देखो, ये लिखी पढ़ी बात थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बात थी, सीटें बढ़ नहीं सकती थी, तो ये पूरी कौम को टोपी बनाई गई है। असल मसला कैदी नंबर 804 था, क्योंकि कैदी नंबर 804 का बयानिया बिक रहा था, मकबूल हो रहा था, मकबूल है और होता जा रहा है। ये उसी का डर खौफ है जिसकी वजह से राह मफरूरी थी इलेक्शन से, सिंपल। और उसका नतीजा क्या निकला कि आप ना कैदी नंबर 804 की सोच को और अवाम के अंदर उसकी सोच को कैद कर सके और ना उसके बयानिए को ख़त्म कर सके। आपने मुल्क का तो बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, चाहे लंदन में बैठ के किया, चाहे इधर बैठ के किया, मिलजुल के किया सब ने। इवेंचुअली नुकसान किसका हुआ? अवाम का हुआ। तबाही किसकी हुई? पाकिस्तान की इंडस्ट्री की हुई। और बर्बादी किसकी हुई? कि आज पाकिस्तान की बर्बादी का आलम यह है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्या कह रही है कि 40% लोग गुर्बत की लाइन से नीचे चले गए, जो कि तकरीबन 11 करोड़ पाकिस्तानी हैं। इससे ज़्यादा बदकिस्मती और क्या होता है? कौन सा इलेक्शन? इलेक्शन आप चाहते क्यों हैं? इलेक्शन तो तब ख्वाहिश हो कि जब इलेक्शन ने मुनसफाना हो, जब ऐसा इलेक्शन कमीशन जो सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना बना हुआ है, जिसकी क्रेडिबिलिटी नाम की वैल्यू नहीं है, उस इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराने हैं पुरानी लिस्टों के मुताबिक, नई लिस्टों के मुताबिक। अवाम को क्या फायदा? तुझे नवी ना कराओ या पुरानी से कराओ।
इस अवाम का तो बेड़ा गर्क हो गया ना। आपकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए काश ये अदारे आज़ाद होते तो पाकिस्तान शायद जो इंस्टेबिलिटी की तरफ गया है, जिसकी तरफ एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है, गार्डियन में आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, तो यार अगर आप उनसे आंखें नहीं, आपकी अंदरूनी अपनी कौम की गुर्बत देखकर आपकी आंखें नहीं खुल रही, तो इंटरनेशनल वर्ल्ड तो ढोल बजा बजा कर आपको बता रहा है कि भाई इलेक्शन करा लो, इलेक्शन करा लो, टाइम पे करा लो। जिस कॉन्स्टिट्यूशन की पीछे मुझे ये ग्रीन बुक दिखा रहे हैं, ये तो अब रह गए सवीनियर के तौर पे, लाइब्रेरियों में रख दे। इसमें तो अमल वही होना है जो चाहेंगे हम। मतलब कि हमारी सियासी जमातों से लेके सियासी, बल्कि सियासी जमातों को ले लें, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मुर्दे इल्जाम ठहराएंगे इसलिए कि हमें इक़्तिदार में लेकर आओ, बयानियां इसलिए बनाएंगे कि हमें इक़्तिदार में लेके आओ। और किन से बार बार, चाहे एक फेवरेट हो जाती है तो दूसरी मुखालिफ हो जाती है, दूसरी फेवरेट हो जाती है तो पहली मुखालिफ हो जाती है, सही। और जो फेवरेट होती है इलेक्शन कमीशन उसके साथ चल पड़ता है आंखें बंद करके। तो जिस मुल्क में इंडिपेंडेंस ही नहीं है, जिस मुल्क में अवाम को, जो आप पहले बात कर रही थी क्या पीटीआई चेयरमैन को माइनस, तो मेरे दिमाग में ये आई है बात कि इस कौम को माइनस कर रहे हैं आप। एक लीडर तो माइनस हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? जमहूरी मुल्क में ऐसा हो नहीं सकता, हो नहीं सकता ना। देखो लीडर कौमों की जिंदगी में आते रहते हैं, उनसे ना मुल्क इररेलेवेंट होता है ना सिस्टम। हमेशा मुल्क और सिस्टम इररेलेवेंट होते हैं जब उसको चलाने वाले अवाम, मुंतखब करने वाले अवाम को इररेलेवेंट करें। और आपने अवाम को इररेलेवेंट करके नतीजा देख लिया कि आपकी टका की वैल्यू नहीं रही दुनिया में। इलेक्शन के हवाले से जो पहले पाए जा रहे थे, चले वो तो दूर हो गए हैं। अब इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ भी वाज़ेह हो चुका है और इलेक्शन की तैयारियां भी सियासी जमातों ने शुरू कर दी हैं। नून लीग की तैयारियों के हवाले से करते हैं बात, एक ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक। शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की आमद से पहले जो पार्टी रहनुमा हैं वो लंदन की तरफ रुख ना करें, बल्कि नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां मुकम्मल करें और जब वो वापस आएँ तो फिर उनका भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया जाए। खैर, उन्होंने आगाज़ में समझाने की कोशिश भी की कि जो गिले शिकवे हैं आपके वो दूर कर दिए जाएं और जजों और जर्नलों के एहतसाब की जो आप बात करते हैं उसको दूर रखें, बल्कि आवाम के हवाले से आप बात करें, आवाम को किस तरह फैसिलिटेट करना है उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाए। लेकिन इस हवाले से कोई भी सेटलमेंट अभी तक तो नहीं हुई। खैर, देखना ये होगा कि जब वो वापस आते हैं तो फिर क्या लाहा अमल अपनाया जाता है। नवीद चौधरी साहब, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक सियासी जमात का पूरा हक है कि वो अपनी लीडरशिप को किस वक्त, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करती है। जी, इस तरह की बहादुरी करना कि मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं जा रहा हूँ, वो तो भुट्टो साहब जैसे इंटरनेशनल लीडर को, पाकिस्तान के अब तक के वाहिद इंटरनेशनल लीडर को फांसी लगा दी उन्होंने। और अभी ज़रा वक्त नहीं गुजरा जब शेख रशीद साहब जो एस्टैब्लिशमेंट के तर्जुमान थे, कह रहे थे जेलों से ताबूत आएंगे। जिस दिन नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया उस दिन एक बड़े टॉप के शख्सियत के हवाले से बात सामने आई थी। उन्होंने कहा हार्ट पेशेंट है, मरना जाए। उसने कहा मरता तो मर जाए, आया क्यों है? तो ये तो है मुल्क के साथ होता है। एक बात तो ये तो हिकमत अमली अपनी अपनी है कि आपने कैसे आना है। हमें यहाँ बैठ के बड़ा अजीब सा लगता है, फैसिनेट कि यार ये बाहर क्यों बैठा है, अंदर आए टकरा जाए। टकरा के आपने करना क्या भाई? वो जिसको आप कह रहे थे तुर्रम खां, 25 साल से जिसको पाला पोसा था, यूं पकड़ा उन्होंने बुलेट प्रूफ कमरे से, ये हंसेंगे अब, और उठा के अटक में फेंक दिया। वो हिला कोई पत्ता भी मुल्क में? जो शरारत उन्होंने की थी 9 मई की, उसके पीछे शरपसंद अनासर थे, कुछ गैर मुल्की लोग थे, कुछ अदलिया के लोग थे, कुछ एस्टैब्लिशमेंट के लोग थे, रिटायर्ड अफसर थे। उसकी भी क्या हैसियत है? देखिए, ताकत का अपना एक मामला। अब अगर उन्होंने आना है तो उसमें पहली बात तो ये है कि हमें ये बतौर तजिया कर ये देखना था कि डेट का ऐलान अगर कर दिया तो वापस नहीं होगा। तो अब तक तो ये पॉजिटिव चीज़ है सियासी वाले से कि उन्होंने 21 अक्टूबर की डेट दी, उस पर वो कायम है, पहली बात। अब आगे आएंगे, पार्टी को कैसे लेके चलेंगे, क्या करेंगे, मतलब बतौर तालिब इल्म मैं समझता हूँ कि जिस वक्त उनकी एंट्री हो जाएगी तो फिर पार्टी के अंदर ऑटोमेटिकली एक वलवला आएगा, एक जोशो खरोश आएगा। मसाइल बड़े हैं, महंगाई है और बहुत सारे मसाइल हैं। अभी भी आपने देखा ना, एक चीज़ अब थोड़ा सा आप नोट करें, कुछ सफबंदियाँ अभी से होनी शुरू हो गई हैं। कुछ ऐसे यूट्यूबर या एंकर जिनको हम कहते थे कि वो पीटीआई की हामी हैं, उनको शायद थोड़ी हवा भरी जा रही है कि आप नून लीग के खिलाफ खड़े हो जाएं और कंपेन शुरू कर दें, सियासत तक मामला रखें अपना। मतलब रियासत अपनी तैयारियां कर रही है कि रियासत ने तस्लीम कर लिया है कि इन्होंने आना भी है,
साथ ही फैसल वाडा को छोड़ा हुआ है, वो चैनल पर बैठ कर है। 21 अक्टूबर का दिन अच्छा नहीं होगा नवाज शरीफ के लिए। और वाडा किसकी तर्जुमानी कर रहा है ये आपको भी पता, मुझे भी पता है। लेकिन एक बात ही है ना, हमारे एक और दोस्त हैं जर्नलिस्ट हैं, वो इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा, वो कॉलम लिख रहे हैं कि मियाँ साहब महाजरे की सियासत ना करें। कभी पहले करके उन्होंने क्या कर लिया था? अच्छा, अब ये भी एक सवाल है, अगर आप महाजरे नहीं करेंगे तो उन्होंने आपको चलने देना। थर्ड टेन्योर जो आपका था, आपने रहेशी से बना के रखने की कोशिश की, आपको लिटरली इंतहाई बेइज्जत किया ज़हीरुल इस्लाम ने और पूरी उस लॉबी ने। जनरल आसम बाजवा ने कोई कसर नहीं छोड़ी, जाती घिनौने इल्ज़ाम लगाए, आपने बेइज्जती भी कराई, बनाने की कोशिश भी की, उन्होंने फिर इक़्तिदार से आपको निकाल दिया, अदलिया को कहा निकालो, निकाल दिया। उससे पहले जो था मामला, कहते थे लड़ते हैं, भाई आप कहाँ लड़ते थे? वो तो लियाकत अली खान से किसकी बनी थी? जनरल अकबर ने उठा के बाहर नहीं साजिश की थी कि नहीं की थी? जमाली को नहीं बर्दाश्त किया उन्होंने, और ये ताज़ा जो उनका 25 साल की जो उनकी मेहनत थी वो भी अंदर है। तो मामला ये है कि अब नवाज शरीफ साहब का इम्तिहान है कि वो उन्होंने बना के रखने की कोशिश की, तब भी बेइज्जत हुए। बेइज्जत से मुराद ये इक़्तिदार से बाहर निकालेंगे। उन्होंने ऑफेंड करने की कोशिश की, तब भी इक़्तिदार से बाहर हुए। लेकिन ये चीज़ तय है कि जजों और जनरलों के, ऐसे जज और जनरल जो आइन और कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, बंदयाल ग्रुप मसलन, ये हम ख्याल जज किस लिए बैठे हुए हैं? निगरान जज यहाँ क्या कर रहा है? अपने घर जाए, जिन्होंने आइन रिलेट किया उनका क्या काम है यहाँ पर? अब कोई काम नहीं है उनका, मस्त उनको घर जाना चाहिए, जैसे भी भेजें। मैं तो कहता हूँ ये आइन पड़ा हुआ ना, कह रहे हैं इररिलेवेंट हो गया, इररिलेवेंट कर दें भाई एक दफ़ा इसको, ये इनको भेजना पड़ेगा। ये ज़हीरुल इस्लाम और पाशा की लगाई हुई पोस्ट जो अदलिया के अंदर है, और बाकी महकमे, इससे काम नहीं चलेगा। हुकूमत नहीं चल सकती। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म हो और हम ख्याल जज चीफ जस्टिस हो, वो चलने देगा? बंदयाल ने कौन सा तमाशा नहीं किया इस मुल्क के अंदर? कौन सी रुकावट खड़ी नहीं की हुकूमत के लिए? तो ये एक खाम ख्याली है। आगे इसके आगे एक और इम्तिहान है, लेकिन अब स्टेट फंसी हुई है, स्टेट को स्पेस देनी पड़ेगी। देखते हैं कैसे देते हैं। जावेद साहब, आपको क्या लगता है चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहां हैं नवाज शरीफ साहब? पहली बात यह है कि मेरा तो शदीद इख्तलाफ इस बात पे है कि मियाँ नवाज शरीफ एहतसाब किस बात का करना चाहते हैं। पहले तो देखा यह जाए कि एक ऐसा शख्स जो मुजरिम है, कन्विक्ट है, जिसका खुद एहतसाब हो रहा है, वो एहतसाब की बात कर रहा है। मतलब अल्लाह इस मुल्क पे अब रहम ही करे। और दूसरा एहतसाब किन का करना चाह रहा है? जिसकी अपॉइंटमेंट के लिए उसके ससुर से मुलाकातें की, नो कॉन्फिडेंस से लेके उसको एक्सटेंशन देने के लिए हर चीज़ में मियाँ साहब ने आगे हुए, सबसे आगे हुए। भाई को प्राइम मिनिस्टर बनाने में उसी शख्स के साथ ऑन बोर्ड हुए। तो मियाँ साहब को ये अचानक पहले तो देखना ये है कि कब उनको इनकलाबी दौरा पड़ता है और कब उनको मफामती दौरा पड़ता है। सारी जिंदगी मियाँ नवाज शरीफ ने कंधों पे चढ़ के सियासत की है। चाहे उनकी सियासी एंट्री ले लें, फाइनेंस मिनिस्टर जनरल जलानी ले लें, ज़ियाउल हक ले लें, मोहम्मद खान जुनेजो को किस तरह उतारा, फिर असलम बेग, एयर मार्शल असगर खान वाला केस ले लें, किस तरह IGI मियाँ नवाज शरीफ ने बनाई, किस तरह फंडिंग हुई। कौन सा मियाँ नवाज शरीफ इनकलाब? इस मुल्क में कोई इनकलाबी नहीं होते। या सहारों के जरिए आते हैं या सहारों के जरिए ही बाहर जाते हैं। 2 दफा जब टक्कर ली तो फिर मिन्नत अल्लाह करके तीसरे मुल्कों को बीच में डाल के बार फ्लाइट लेके चले गए। 2 दफा, और आखिरी दफा तो प्लेटलेट्स ऊपर नीचे करके, उसमें भी जिस बंदे को एहतसाब करना चाह रहे हैं उसी के मरहून मिन्नत। तो मियाँ साहब को सोचना चाहिए कब आखिरी उम्र में पहले फैसला कर लें कि बाकी उम्र उन्होंने एज ए इनकलाबी गुजारनी है या मफामती गुजारनी है। भाई आपका मफामती है, खुद आप इनकलाबी हैं, पहले घर में फैसला कर लें कि आपने बयानिया कौन सा लेके चलना है, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि मियाँ साहब भाई ठीक है। और दूसरी बात, मियाँ साहब छोड़ें ये सारी डेटें मेटें देने की, पाकिस्तान तशरीफ लाएं, सुबह फ्लाइट पकड़ें, आपका अपना मुल्क है। आप क्यों नहीं गीली मिट्टी पे पैर रखते? अगर आप झूठी सच्ची, मैं कहता हूँ गलत आपको सजाएं हुई हैं, आ जाएं जेल में 4 दिन 6 महीने 4 महीने गुजारें, लेकिन आप बादशाह सलामत। सर वो इसलिए तो नहीं आएंगे ना, बादशाह सलामत है ना, आपको जेब नहीं देता। 4 दिन जेल में गुजरते हैं तो उसके बाद आपको डील की फिक्र पड़ जाती है। तो इसलिए राहें हमवार करके आएंगे, ऐसे नहीं आते, प्लानिंग के तहत आएंगे। ये इसका नाम है मियाँ नवाज शरीफ। तो इसलिए मियाँ साहब, मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को
अब आप जैसे लीडर से मुफाहमत की जरूरत है। चलिए ठीक है, जहां तक आप आपके मुफाहमत की तजर्बे बात से करें, पाकिस्तान को फायदा होना पीजे सर की राय ले चाहिए। लेते ये हैं। सब मिलकर मुफाहमत के साथ मुल्क को आगे लेके जावेद चले। साहब, पीजे सर ये की राय लेते हैं। इनकलाबी वाला ड्रामा बंद करें और ये चूरन अब नहीं बिकेगा आपका। पीजे सर, आपको क्या लगता है नून लीग अब क्या बयानिया बनाएगी? देखिए, बयानी की बात नहीं है। नवाज शरीफ क्यों गए थे? बिकॉज ऑफ इल हेल्थ, ठीक है ना। अब उस बेसिस पे जब वो गए हैं, अब जब वो वापस आएंगे तो मेन क्वेश्चन है क्या विल ही बी अरेस्टेड और विल ही बी अलाउड टू डू व्हाटएवर ही वांट्स। ये अब कोर्ट्स डिसाइड करेंगे कि जिस तरह आपने उनको अलाउ किया था बाहर जाने के लिए फॉर इल हेल्थ, ये डॉक्टर्स रिपोर्ट पे मेरी नज़र में डॉक्टर रिपोर्ट्स पे बैंक करेगा कि मे बी ही कैन नॉट टेक दैट। जब बात आती है जावेद जो कर रहे हैं, वो जब आए थे वापस पाकिस्तान एग्जाइल के अंदर, ही केम हियर टू बी अरेस्टेड एट रावल लाउंज बट ही वॉज डिपोर्टेड। मैं उनके साथ था, हम लंदन से आए थे, वो खुद आए थे मुझे अरेस्ट करो, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया, वो डिपोर्ट हो गए थे, ख़त्म हो गई। उस वक्त उनकी हेल्थ कुछ और थी, ही वॉज इन गुड हेल्थ। टुडे ही इज़ नॉट द सेम नवाज शरीफ जो कि हम जानते हैं 90s के, ये 2000s का। सो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपके ये जो है डॉक्टर्स ये क्या रिपोर्ट देते हैं। एक दूसरी चीज़ है, लोग कहते हैं जी कि ये जो उन्होंने जनरल्स के नाम लिए या इसके जजेस के नाम लिए, डोंट फॉरगेट एक आदमी 3 टेन्योर में 4.5 साल उन्होंने एक्चुअल 4.5 साल के करीब उन्होंने अपनी हुकूमत की है इन 3 टेन्योर्स। उनका तो कोई टेन्योर पूरा हुआ ही नहीं। अब क्या हुआ, जो उनके अंदर एक रंजिश होगी, और उन्होंने किसी का पूरा भी नहीं करने दिया, वो सेकंड बात है। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ ना, अभी मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन उठता है कि जब 3 आर्म्स, आर्मी, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, उनको निकाल देंगे तो ऑब्वियसली उनके अंदर कुछ तो बिटरनेस होगी ना। तो जब वो बिटरनेस होगी तो ऑब्वियसली ही इज़ वेंटिंग आउट हिज फीलिंग्स, ओपनली कह रहे हैं। हालांकि सेनेटर मुशाहिद ने उनको कहा है कि फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड मूव ऑन, अच्छी बात है। लेकिन आई थिंक मे बी ये जो शहबाज अभी गए हैं, मरियम भी गई हैं, ये क्या बात करते हैं, और उन्होंने जिस तरह अभी आपने कहा कि उनको रोक लिया, बाकियों को कहा कि मत जाओ, ये अच्छी बात है। बिकॉज वो जितने लोग उनको मिलेंगे, यहाँ 10 कहानियाँ और मिलेंगी आपको। सो इन कहानियों से दूर रह के आई थिंक एक ही आपको स्टोरी मिलेगी, व्हेनेवर शहबाज स्पीक्स अप, आई थिंक दैट विल बी द करेक्ट व्यू पॉइंट ऑफ PMLN। बाकी जो कहेगा कि वो हो रहा है, ये हो रहा है, ये जो अभी नैब के केस की अनाउंसमेंट हुई है, इसके बाद आपके डायनामिक्स ही चेंज हो गए। 21 बिल्कुल जिस तरह चौधरी साहब कह रहे हैं, 21 अक्टूबर को तो आपने डेट दे दी है, लेकिन दैट कैन बी रिव्यूड बिकॉज जिस अंडरस्टैंडिंग से आपने डेट दी है, ऑल ऑफ अ सडन व्हाई डिड शहबाज गो बैक द नेक्स्ट डे? सो इसके अंदर बहुत सारे सवाल हैं, बड़े सवाल आते हैं। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि खत्म हो रहा है, तो बहुत शुक्रिया सर नवीद चौधरी साहब और जावेद साहब। बात यह है कि तमाम सियासी जमातें मुतहर्रिक हो गई हैं और इलेक्शंस के हवाले से अपनी अपनी मुहिम पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, खा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या कोई भी और दीगर सियासी जमात। लेकिन अगर बयानिया बनाया जाएगा मुल्की मुफाद में तो वो मुल्क के लिए बेहतर होगा। इसी के लिए और इसी के साथ आपसे इजाज़त दिलाने के बाद